साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से सेट नंबर 2 का जो है पार्ट 2 का क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक क्वेश्चन समाप्त करेंगे। और पिछले पार्ट 1 में हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखे थे। और देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही मज़ेदार सवाल है मेरे भाई। बोल रहा है एक हौज में जो है ना 2 नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल जो है उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 4 मिनट तक खुला रहता है, उसके बाद जो है तीसरे नल को भी खोल दिया जाता है, तो हौज कितनी देर में खाली हो जाएगा ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक हौज में 2 नल लगे हैं, मान लेते हैं ये पहला नल है और ये नल जो है ना हौज को 20 मिनट में भरता है, ठीक है ना। और दूसरा जो नल है मेरे भाई ये हौज को 30 मिनट में भरता है। अब एक तीसरा नल भी है जो खाली करता है हौज को, और ये जो है खाली करता है 10 मिनट में। 10 मिनट में खाली करता है तो मेरे भाई -10 लिखेंगे, क्योंकि हमको ध्यान में रहना चाहिए कि ये खाली करने वाला नल है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है ना, इसका एलसीएम हम ले लेंगे और इसका एलसीएम पता है टोटल हौज की कैपेसिटी, हौज में कितना मात्रा है पानी का वो निकलता है। तो इसका एलसीएम लेकर इसका निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। और ये मान लेंगे ये हौज का जो है ना कैपेसिटी है 60 लीटर का। अब देखिए नल ए का जो है एफिशिएंसी निकाल देंगे 3 हो जाएगा। नल बी का एफिशिएंसी, नल दूसरे का एफिशिएंसी मेरे भाई ये 2 हो जाएगा। और तीसरा नल जो कि खाली करने वाला है इसका एफिशिएंसी -6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई बोल रहा है कि पहले दोनों नल 4 मिनट तक खुला रहता है, मतलब कि दोनों भरने वाला जो नल है ना पहले 4 मिनट तक हम खोल के रखते हैं, तो दोनों नल भरता है। एक नल का एफिशिएंसी 3 है, दूसरे का 5 है, तो दोनों एक साथ भरेगा तो 5 की एफिशिएंसी से भरेगा। कितने देर तक खुला रहता है तो 4 मिनट तक खुला रहता है। अब मेरे भाई देखिए ये टोटल कितना देर में भर देगा, तो बोलिएगा 20 लीटर पानी भर देगा, ठीक है ना। अब 20 लीटर पानी भर देने के बाद अब तीसरे नल को भी खोल दिया जाता है। अब देखिए क्या होगा, तीसरे नल को खोलने के बाद होगा क्या, अब तीनों नल चल रहा है, ये दोनों नल 5 की इफिशियंसी से भर रहा है मेरे भाई। और जो है ये तीसरा नल खोलता है ना तो ये 6 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है। तो सोचिए कभी नल भर पाएगा, जितना भर रहा उससे ज़्यादा खाली कर रहा, तो नल तो भरेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। तो अब जो भरा हुआ है मेरे भाई नल उसी को तो खाली करेगा ना। अब ये तो भर ही रहा, 20 लीटर भर दिया 4 मिनट में। तो अब जो है तीसरे नल को खोलता है, तो अब देखिए तीनों नल मिलकर कितना एफिशिएंसी से नल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भर रहा खाली कर रहा। तो देखिए 5 - 6 -1 की एफिशिएंसी से खाली नल हो रहा, तो खाली नल हो रहा है यानी 20 लीटर भरा हुआ है, तो -1 की एफिशिएंसी से तीनों मिलेगा तो -1 की एफिशिएंसी से खाली होगा, ठीक है ना। तो 1 की एफिशिएंसी से अब नल खाली होगा। जो नल भरा हुआ है दोनों मिलकर जो है 4 मिनट तक भरा वही अब खाली करेगा, नल तो खाली अब हो रहा है। तो ये 20 की एफिशिएंसी से 1 की एफिशिएंसी से खाली करेगा तो -20, ठीक है ना। -20 क्या इंडिकेट करता है कि इतना मिनट में जो है ना नल खाली, हौज जो है ना खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके सामने देखिए आंसर आ गया। बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएं। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ मेरे भाई। एक हौज में जो है 3 नल लगा हुआ, ठीक है ना। तो एक नल जो है 20 मिनट में भरता है, दूसरा नल जो है 30 मिनट में भरता है, और तीसरा नल जो है मेरे भाई उस हौज को 10 मिनट में खाली करता है, और खाली करने वाला नल, ठीक है ना। अब देखिए इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, और जो एलसीएम होता है वो उस हौज का जो है ना उस टंकी का कैपेसिटी होता है, उस क्षमता होता है उसका, ठीक है ना। अब देखिए क्षमता को टाइम से डिवाइड कर दे तो एफिशिएंसी निकलता है। इसका एफिशिएंसी नल ए का जो है 3 लीटर पर मिनट है, नल दूसरे का जो एफिशिएंसी 2 लीटर पर मिनट है, और तीसरे नल का एफिशिएंसी 6 लीटर पर मिनट खाली करने का, ये दोनों का भरने का है, ठीक है ना। प्लस का साइन और माइनस का साइन ये ध्यान दीजिए।
अब देखिए बोल रहा है कि पहले दोनों नल 4 मिनट तक खुला रहता है, ठीक है। तो दोनों नल की इफिशियंसी 5 की इफिशियंसी से भरेगा 4 मिनट तक, तो 20 लीटर पानी भर देगा। अब देखिए अब तीनों नल फिर खोल दिया जाता है, अब बोलता तीसरे नल को भी खोला जाता है, तो अब तीसरे नल 6 की इफिशियंसी से पानी निकालने लगता है, और ये दोनों नल जो है 5 की इफिशियंसी से पानी भरता है पटंकी में। यानी जितना भर रहा होगा ज़्यादा ये खाली कर रहा, इसका मतलब नल खाली हो रहा, कभी नहीं भराएगा। ये 5 भरा रहा, 6 खाली हो रहा, कभी नल नहीं भराएगा, सॉरी हौज नहीं भराएगा, तो खाली ही होगा। तो अब खाली होगा कितना की इफिशियंसी से, तीनों को जोड़ेंगे तो 1 की इफिशियंसी से खाली होगा मेरे भाई। तो जो भरा हुआ है वही खाली होगा ना, भरा हुआ जो नल है वही तो खाली होगा, जो ये दोनों मिलकर भरा। तो 20 लीटर भरा हुआ है कि 1 की इफिशियंसी से खाली हो रहा है, तो 20 मिनट समय लगेगा खाली करने में, और माइनस का साइन यही तो बताता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो भी मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ उसको आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिए। बोल रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का 1/4 है। प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच अंतर क्या है? ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले तो प्रथम n सम संख्याओं का योग आपको पता होना चाहिए। यदि योग पता है तो उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो प्रथम मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रथम n सम संख्याओं का योग ये होता है मेरे भाई n इंटू n प्लस 1। कितना संख्याओं का योग? n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1। यदि प्रथम n सम संख्याओं का औसत आपसे पूछें तो क्या बोलिएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो n इंटू n प्लस 1 है, इसको n से डिवाइड मार देंगे, n संख्याओं का औसत हो जाएगा, n से डिवाइड मार देंगे। 10 संख्याओं का औसत क्या होता है? 10 से डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई। अब जो बोल रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, ये जो है मेरे भाई उन संख्याओं के योग का, यानी ये चारों सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का योग का 1/4 है, ठीक है ना। 1/4। यदि मेरे भाई ये जो है 4 है तो ये कितना हो जाएगा? इसका 1/4 1/4 हो जाएगा, यानी 1 ये हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा बस। अब देखिए इन दोनों को हम रेशियो में ले लेते हैं, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर 4/1 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। तो हम यहाँ से n प्लस 1 कैंसिल, n बराबर मेरे भाई 4 आ गया, n बराबर 4 आ गया। n प्रथम कितना? 4 सम संख्याओं का योग इतना। अब देखिए n क्या आया है? 4 आया। अब पहली संख्या जो मेरे भाई वो 4 होगी, दूसरी संख्या जो है 6 होगी, तीसरी संख्या 8 होगी, चौथी संख्या 10 होगी, ठीक है। अब आपके सामने है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है, सॉरी 4 लगातार सम संख्या इतना है। अब से पूछ रहा प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर। प्रथम संख्या क्या है मेरे भाई? 4, और अंतिम संख्या कितना आया? 10। इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 6, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, कोई भी मेथड आप फॉलो कीजिए आंसर वही आएगा। लेकिन ये चीज़ आपको बताना था, इतना आपको बताना था ताकि आप लिख लीजिए नोटबुक में, और ये काम देगा मेरे भाई, ठीक है ना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बोल रहा है एक व्यक्ति जो है किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी करे तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसा क्वेश्चन पूछा है उस तरीके का हम लोग अपना दिमाग भी लगाएंगे। बोल रहा है कि अपने चाल में जो है ना 1/15 भाग की कमी करता है। मान लेते हैं चाल मेरे भाई 15 है, पहले ओरिजिनल जो चाल है वो 15 है, और इसमें जो है 1/15 की कमी करता है, तो ये 14 हो जाएगा चाल,
हो जाएगा ना। तो उसके बाद अब बोल रहा है कि उतने ही समय में जो है ना 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो पहले समय मेरे भाई कितना ले रहा था, पहले 30 घंटा ले रहा था, अब भी 30 घंटा ही ले रहा, अब भी ना जो 30 घंटा ही ले रहा, लेकिन डिस्टेंस जो मेरे भाई वो कम चलता है। जेन्युइन सी बात है कि जब स्पीड घटेगा और समय वही सेम रहेगा, यहाँ स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है और सेम समय है, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस कम चलेगा ही। अब देखिए मेरे भाई 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो देखिए जब इस स्पीड और इस समय से जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, दूरी बराबर 4 गुने समय, 15 गुने 30 कितना होगा 450। अब इस स्पीड से यदि जाता है तो कितना दूरी तय करता है मेरे भाई, 420 करता है, 14 गुने 30। अब यही जो 10 किलोमीटर कम चल पाता है, मतलब इसी के अंदर जो है, इसी के कारण जो है 10 किलोमीटर कम चलता है मेरे भाई। तो 30 बराबर जो है ना वो 10 किलोमीटर है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो चाल क्या था स्टार्टिंग में, जो ओरिजिनल हम माने थे तो माने थे 15 हम चाल। तो 30 जो है मेरे भाई 10 के बराबर है, तो 15 कितना के बराबर हो जाएगा, इसका आधा तो 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इस तरीके से किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन रेयर केस में देखने को मिलता है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा रेल पटरी के बगल से खड़े विद्युत खंभे एक दूसरे से जो है ना 50 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी में बैठे यात्री उन खंभों को गिनता जाता है। 4 घंटे में वह कितने खंभों से गुजरेगा यदि रेलगाड़ी की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में असल में आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस। यदि आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो खंभों की संख्या जो है ना आराम से निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा समझने वाली है इस क्वेश्चन में, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करेंगे। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती कर बैठेंगे। देखिए मैं फिगर से आपको बता रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा। जैसे एक रेलवे लाइन की ये पटरी है, ठीक है ना, पटरी है, ठीक है ना। पहले पटरी में बना देता हूँ। ये रेलवे ट्रैक है मेरे भाई। अब देखिए इसके बगल में एक खंभा लगा हुआ है, मान लेते हैं ये खंभा है, और हर 50 मीटर के गैप पर जो है ना एक खंभा लगा हुआ, ठीक है ना, एक खंभा लगा हुआ हर 50 मीटर के गैप पर। तो 50 मीटर के गैप पर हर एक खंभा बना देते हैं, ठीक है ना, 50 मीटर के गैप पर खंभा। अब देखिए क्या है मेरे भाई, 50 मीटर के में कितने खंभा होता है, 2 खंभे हो रहा है ना। 50 मीटर का डिस्टेंस करने पर 2 खंभा से गुजर रहा है। 100 मीटर के डिस्टेंस कवर करने पर कितना, 3 खंभे से गुजर रहा है। मतलब देखिए यदि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, हर 50 मीटर के गैप पर एक खंभा लगा हुआ, तो हम 50 मीटर से डिवाइड मार देंगे ना। 100 मीटर के यदि डिस्टेंस कवर करता है तो हर 50 मीटर के गैप पर एक खंभा लगा हुआ है, तो 50 से डिवाइड मारेंगे तो कितना खंभा निकलेगा, 2 खंभा। लेकिन देखिए क्या 100 मीटर के डिस्टेंस में 2 खंभा है या कितना खंभा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। कितना खंभा है गिनिए, 1 2 3 खंभा है ना। आया कितना मेरे भाई, 2 आया, तो एक एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ रहा। अब उसी तरह आगे भी देख सकते हैं, 150 मीटर के यदि डिस्टेंस कवर करते हैं तो हर 50 मीटर के गैप पर एक खंभा है, तो 50 मीटर से डिवाइड मारेंगे तो 3 खंभा होगा, फिर प्लस 1 ऐड कर देंगे, मतलब 4 खंभा टोटल होगा, यहाँ 3 खंभा, ठीक है ना। आप देखिए 150 मीटर के यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 150 मीटर, खंभा कितना, 1 2 3 1 4 हो जाएगा, एक ज़्यादा। तो अब देखिए पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 4 घंटे में जो है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4 गुने 45 हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। तो मेरे भाई 180 क्या आया, किलोमीटर आया। अब हम इसको मीटर में बदल देंगे, क्योंकि मीटर में ही पूछ रहा है, मीटर में मतलब है खंभा का जो गैप है मीटर में, तो हम इसको मीटर में बदल देते हैं। 180 गुने 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर जो है मीटर में बदल जाएगा। अब हर 50 मीटर के गैप पर एक खंभा, तो 50 मीटर से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई,
तो इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 20। तो 3600 जो है ना, 3600 खंबा होगा। लेकिन क्या आंसर इसका यही होगा मेरे भाई? बिल्कुल भी नहीं करना। ऑप्शन यही, ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक है। 3599 दिया हुआ, 3600 दिया हुआ, 3601 दिया हुआ है, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन चौथा नॉन ऑफ दीज मान कर चलिए। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे, ये आंसर नहीं होगा मेरे भाई, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब 3601 खंबा होगा, ठीक है ना। यही एक को समझाने के लिए मैं इतना फिगर ड्रॉप किया हूँ, इतना बताया हूँ, ठीक है ना। यदि पसंद आ रहा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर बनता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है मेरे भाई, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को जो है ना फिगर से ड्रॉ करके बताते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं मेरे भाई। तो समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ये बना लिए हैं, ठीक है ना। और इसका हम नाम भी देते हैं ए, बी और सी, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होगा, मान लेते हैं ए इसका भुजा है, इसका भी ए होगा तो इसका भी ए होगा। अब जो है इसके भीतर किसी पॉइंट से मेरे भाई इन तीनों भुजाओं पर जो लंब डाला गया और तीनों लंब की लंबाई जो आपके सामने दिया हुआ, मान लेते हैं इस पर लंब डालते हैं तो ये लंब है, मान लेते हैं इस लंब की लंबाई, इस पॉइंट का नाम m है, इस पर लंब डालते हैं मेरे भाई n मान लेते हैं, इस पर डालते हैं मेरे भाई तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं p है, ठीक है ना, p लंब डालते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट I मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई इस लंब को डालने के बाद हमें त्रिभुज कुछ बनेगा, और वो कितना त्रिभुज बनेगा थोड़ा सा गेस कीजिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। हम देखिए 3 त्रिभुज इसमें बनाएंगे, ठीक है ना। ये रेड मार्कर से मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपके माइंड में खुद आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो खुद आते चला जाएगा। अब देखिए मेरे भाई ये सभी लंब की लंबाई जो है ना, आई, ये माने आई एम की लंबाई मान लेते हैं 6 है, ये 9 है और ये 12 है, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। अब 3 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज ए आई बी, त्रिभुज बी आई सी, त्रिभुज ए आई सी। 3 त्रिभुज है। यदि तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम बड़े वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे तो वो निकल जाएगा। यानी तीनों छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ देंगे हम तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस वही करना। अब लिखेंगे मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ए आई बी प्लस ट्रायंगल बी आई सी प्लस ट्रायंगल ए आई सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। ये पॉइंट आई है मेरे भाई, इसको आप नोट में रखिएगा, अपने आई है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा, इसका भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 1/2 सब में कॉमन, आधार भी सबका सेम होगा मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज के भुजा जो बराबर है सबका, तो आधार सबका सेम ही यही हो जाएगा। बचेगा ऊंचाई, तो ऊंचाई अलग अलग है तो अलग अलग लिखे। तो क्या क्या हम कॉमन ले लेते, तो 1/2 इंटू आधार ए कॉमन ले लेते हैं सब में, तीनों त्रिभुज में ये। अब ऊंचाई बचता है, ऊंचाई एक का हो जाएगा 6 प्लस दूसरे का 9 प्लस तीसरे का 12 बराबर। अब इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि कितना होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब जो है देखिए क्या क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 915 12 27 बराबर √3a/2 हो जाएगा। तो a बराबर 54/√3 आएगा मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 18√3 हो जाएगा, ठीक है ना, 18√3 यही आएगा ना। हाँ, ए बराबर 18√3। तो आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा, त्रिभुज का परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे भाई, तो परिमाप होता है 3a होता है, मतलब 3 × 18√3। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई,
54√3 सेंटीमीटर। आपसे परिमाप पूछ रहा है, आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके का दिमाग लगाना और क्वेश्चन को बना देना। ठीक है ना। यदि पसंद आ रहा है मेरे बताने का तरीका जो है आपको, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर शेयर कीजिए। ठीक है ना। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना वो s और आयतन v हो, तो आपसे पूछ रहा है SQ/v² का मान कितना होगा। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिख देता हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया जो है ना, टोटल सरफेस एरिया बोलिए, होता है मेरे भाई 4πr² होता है। ठीक है ना, जो कि s के बराबर है, s दिया हुआ है। ठीक है ना। और जो आयतन जो है, गोले का आयतन जो है ना वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3πr³ होता है, जो कि दिया हुआ है b। ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं SQ/v², यानी इसका q, तो इसका q हो जाएगा मेरे भाई, तो 4π पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, SQ/v² बराबर 4πr² का q हो जाएगा बटे v², मतलब 4/3πr³ के होल स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सावधानी से काटना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 64π³ ये r⁻6 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 16π² मेरे भाई इंटू r⁻6 हो जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर भी होगा 9, तो 9 ऊपर में चला जाएगा मेरे भाई, चला जाएगा ना। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 16 चौका 64, 4 बार में ये π², तो एक पाई बचेगा, ध्यान रखिएगा। r⁻6 खत्म और 9 बचा, 9 बचा और पाई बचा, तो 4 × 9 × पाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 पाई हो जाएगा। ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा था और आंसर जो है पाई के फॉर्म में ही दिया हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर 22/7 या 3.14 नहीं दिया हुआ, तो 36 पाई इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतने का है क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। इधर उधर थोड़ा हो गया तो आंसर गड़बड़ और पूरे 2.5 नंबर आपको लेकर डूबेगा। ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा P एक वृत्त के बाहर का बिंदु है जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। P से खींची गई एक छेदक सरल रेखा उस वृत्त को जो है A तथा B बिंदुओं पर इस तरह काटती है कि PA बराबर जो है ना 9 सेंटीमीटर तथा AB जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आपसे ये पूछ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है और एक बिंदु P है मेरे भाई। ठीक है ना, एक बिंदु जो है ना वो P है, मान लेते हैं ये बिंदु P है, वृत्त के बाहर है। ठीक है ना, जो केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। मान लेते हैं ये केंद्र है C और इसके बीच का दूरी जो है ना वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर है। ठीक, अब वो बोल रहा है P से खींची गई एक छेदक सरल रेखा उस वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर इस तरह काटती है कि PA बराबर 9 सेंटीमीटर। अब एक छेदक रेखा P और AB है। ठीक है ना, ये A है और ये B है। P से एक छेदक सरल रेखा काटते हैं और वृत्त को A और B बिंदु पर काटती है। ठीक है ना, PA का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, AB का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर मेरे भाई। तो आपसे पूछ रहा है रेडियस क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या हमको नहीं पता है क्या होगा, तो अब हम करते क्या, एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए, वो थ्योरम भी मैं बताने वाला हूँ। अब इसको है ना यहाँ तक मिलाते हैं, इस परिधि तक मिलाते हैं। ये सेंटर सी है ना, ये मेरे भाई R होगा, तो ये कितना होगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, ये R होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 - R हो जाएगा ना। ये देखिए C से P के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, दोनों देखिए R + 13 - R कैंसिल 13। ठीक है ना, ये रेडियस ये भी रेडियस। ठीक, अब हम जानते हैं एक थ्योरम होता है मेरे भाई, मान लेते हैं
यहाँ पे के नाम दे देते हैं, ठीक है ना, के नाम दे देते हैं, और यहाँ का नाम जो है ना ये एम दे देते हैं, ठीक है ना। तो हम पी के गुने पी एम बराबर पी ए गुने पी बी लिख सकते हैं ना, इतना लिखते हैं। तो देखिए ये थ्योरम होता है जब वृत्त के बाहर किसी बिंदु से छेदक रेखा के बीच का रिलेशन जो होता है ना, पी के इंटू जो होता है पी एम बराबर मेरे भाई पी ए इंटू पी बी होता है, ठीक है ना, इतना होता है। तो पी के कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 माइनस आर इंटू पी एम, पी एम कितना होगा टोटल हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 प्लस आर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है ना, और ये आर है, तो 13 प्लस आर हो जाएगा बराबर पी ए कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ पी ए कितना हो जाएगा 9 इंटू ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 7 16, पी बी 16 हो जाएगा। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 169 माइनस आर स्क्वायर बराबर 144 होगा मेरे भाई। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 होगा, तो आर बराबर कितना होगा मेरे भाई प्लस माइनस 5 अलग ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं होगा क्योंकि रेडियस माइनस में होता नहीं है, ठीक है ना। तो आर बराबर जो है 5 क्या होगा, ये सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर में होगा, तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, ठीक है। ये चीज़ सीखने को मिला है इस क्वेश्चन में। छेदक रेखा कोई भी वृत्त के बाहर पी पॉइंट से रिलेशन क्या होगा वो मैं आपको लिख दिया हूँ आपके सामने, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, आपके सामने फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी व्यास है, ओ केंद्र है इस वृत्त का, और एंगल बी ओ डी का मान जो है ना वो 15 डिग्री है, और एंगल ई ओ ए का मान जो है 85 डिग्री 85 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ई सी ए का मान क्या होगा। देखिए बी ओ डी दिया हुआ है कितना डिग्री है 15 डिग्री, उसके बाद आपके सामने जो दिया हुआ है वो है ई ओ ए, ये मेरे भाई 85 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये एंगल का मान होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये 85 ये 15 तो कितना हो जाए 100, तो ये बचेगा कितना, क्योंकि टोटल लाइन जो 180 डिग्री का होता है, तो ये बच जाएगा मेरे भाई 80 डिग्री का, बच जाएगा ना 80 डिग्री का। अब देखिए 80 डिग्री का बचेगा, तो ये कितने डिग्री, ये मेरे भाई ये वृत्त का त्रिज्या है OE और OD त्रिज्या है, तो ये 80 है, तो बाकी 180 डिग्री में आधा आधा दोनों को हो जाएगा, 180 यानी 100 आधा आधा, ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा ना, दोनों एंगल बराबर होगा रेडियस के कारण। अब देखिए ये जो है कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में EOC में, देखिए तो EOC एक त्रिभुज बन गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 80 प्लस 15 कितना हो जाएगा 95, और वो एंगल ही 50 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना 145 हो जाएगा, 145 होगा इस त्रिभुज में ये दोनों एंगल, तो ये बचेगा कितना मेरे भाई, तो 35 डिग्री बच जाएगा एंगल सी, और आपसे यही पूछ रहा था ECA, तो एंगल सी बराबर 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। साथियों देखिए एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बोल रहा है भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान जो है एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है, ठीक है ना, और तब भूतल के एक ही बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण जो है मेरे भाई वो एक का 60 डिग्री और दूसरे का 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। उस क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी जो है कितनी है वो आपसे पूछ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस का यदि आप कोई भी क्वेश्चन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन का फिगर हम ड्रॉ कर दें, क्योंकि फिगर पर ही डिपेंड है ये टॉपिक, ठीक है ना। फिगर यदि बना लेते हैं आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन बचता है जो कि आपके हाथ में है। तो देखिए भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान है, ठीक है ना। भूतल ये मान लेते हैं ये भूतल है, ठीक है ना। अब जो है ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है ना, 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है, ठीक है ना। ये विमान तो उड़ रहा है ना 5000 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर, अब एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है, मान लेते हैं एक अन्य विमान यहाँ दूसरा विमान है इसके ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर उड़ता है, और तब भूतल के एक ही बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण,
अब भूतल के मान लेते हैं, यहाँ कोई भूतल है, इसके बीच का जो है ना एंगल एक ही बिंदु से जो है ना मेरे भाई, दोनों का एंगल जो है एक ही बिंदु से बोल रहा है, एक ही बिंदु से, एक का 45 डिग्री है और दूसरे का जो है ना वो 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये जो सबसे ऊंचाई पर उड़ रहा तो 60 डिग्री के एंगल पर होगा, और जो कम ऊंचाई पे उड़ रहा उसका 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये आपके कॉमन सेंस यहाँ पर काम करेगा, ऐसा ना उल्टा पुल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो उस क्षण दोनों विमानों के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जब टोटल 60 डिग्री होता है तो ये हम √3 मान लेते हैं मेरे भाई, और ये 1 मान लेते हैं, मानते हैं ना। तो अब देखिए √3 बराबर मेरे भाई 5000 है, तो एक बराबर क्या होगा बोलिएगा, 5000 बटे √3। अब ये 5000 बटे √3 आएगा ना। अब ये जब 45 डिग्री होता है मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, ये 45 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। अब इसको, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 में क्या किया, 5000 बटे √3 से गुना कर दिया, तो इसमें 5000 बटे √3 से गुना करेंगे। देखिए दोनों कट के 1 आ जा रहा है ना, तो 45 डिग्री में 1 होता है, तो 1 आ रहा। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 60 डिग्री का √3 है, और ये 500 बटे √3, देखिए √3 और ये 1 आ रहा है ना, दोनों को निकालेंगे, √3 रेशियो 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना, अब बोल रहा है मेरे भाई ये 5, ये कितना मान लिया, हाँ सॉरी, ये √3 होता है तो ये मिटा दीजिए, कोई इसका जरूरत नहीं है। ये 5000 टोटल है ना, ये 5000 हो जाएगा, ये 5000 बटे √3, ठीक है ना। अब देखिए ये पूछ रहा, तो ये टोटल 5000 मेरे भाई, ये 5000 बटे √3 है, तो ये नहीं निकलेगा, तो घट जाएगा, हो जाएगा 5000 माइनस 5000 बटे √3, तो 5000 कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3। और आपसे यही पूछ रहा था, और इसी फॉर्म में आंसर, इसी मतलब डिजिट में यही आंसर दिया हुआ, ठीक है ना। आइए नहीं, ये √3 का मान यहाँ पर लेने के लिए नहीं बोल रहा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब d का मान आपके सामने है, ठीक है ना। इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप कीजिएगा, अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है ना। √3 इसके सामने होगा तो कैसे बनाएंगे √3, 1 कैसे बनाएंगे, इक्वल कैसे करेंगे रेशियो, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है यदि एंगल A प्लस एंगल B बराबर जो है 90 डिग्री है, तो पूछ रहा है आपसे सेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर B माइनस सेक स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर B का मान क्या हो। और इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B के बीच का, कि आप एंगल B A और एंगल B बराबर नहीं ले सकते हैं, एंगल A का मान इतना से इतना के बीच रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम मान लेंगे कोई भी एंगल A का मान 45 मान लेंगे, B का भी मान 45 मान लेंगे, एंगल A का मान 30 मान लेंगे, एंगल B का मान 60 डिग्री मान लेंगे। सेटिस्फाई कराकर हम वैल्यू पुट करके इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, दो इसका हम मान लेंगे एंगल 60 डिग्री और ये 30 डिग्री एंगल B का मान, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका है सेक स्क्वायर है, यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तब 2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस सेक स्क्वायर B, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो 2/√3, तो 4/3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे उसका, माइनस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है वही हो जाएगा 4 इंटू सेक स्क्वायर B, फिर 4/3 हो जाएगा मेरे भाई। तो हम इसको हम क्या करेंगे, अब हम 4 प्लस 4/3 माइनस 16/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 12/3 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 12/3 यही होगा ना, तो हो जाएगा ये -4 हो जाएगा, यानी 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ही हलवा सवाल है ये। बोल रहा है यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो √x + 1/√x का मान क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम है ना वैल्यू पुट कर भी बना सकते हैं, ठीक है ना।
यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान जब हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1 यानी 2 आ रहा, तो 2 आ रहा है 1 पर सेटिस्फाई हो रहा था, इसमें हम बैठा देंगे √1 प्लस 1/√1, क्या हो जाएगा, ये भी 2 ही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना। लगे वैल्यू पुट कर दे के यदि हो जाए सेटिस्फाई कर रहा तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कोई कैलकुलेशन करने का नहीं, रूट निकालने का नहीं, स्क्वायर करने का नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक। मेरे भाई देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बोल रहा है समीकरण 2x - 3y बराबर जो 18 पर स्थित दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है, जिसको कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं, 2 और k है तथा 3 और 2p है, तो k रेशियो p के मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y इस बराबर 18 है, ठीक है ना, बराबर 18 है, और दो इस पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक है 2k और दूसरा जो है ना वो है 3 और 2p। जब इस बिंदु इस लाइन पर ये कोऑर्डिनेट दिया हो तो इस लाइन में भी वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो इस लाइन में सेटिस्फाई कराते हैं, देखिए बोल रहे 2x - 3y बराबर 18 है, ठीक है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, तो x के जगह जो है 2 रखेंगे, y के जगह k रखेंगे, तो 2 × 2 - 3 × k बराबर 18 हो जाएगा, तो 3k बराबर हो जाएगा मेरे भाई आपका 4 - 14, ठीक है ना, तो k बराबर हो जाएगा -14/3 हो जाएगा, ठीक है ना, दो दोनों 4 - 3 के बराबर 3 के बराबर, ठीक है, -14/3। अब जो है ये पहला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर गया, k का मान इतना आया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट 3 और 2p को सेटिस्फाई कराते हैं, तो 2x - 3y बराबर 18 है मेरे भाई, ठीक है ना, 18 है, तो हम 2 × 3 - 3 × y का मान 2p होगा बराबर 18। अब देखिए क्या होगा ना, ये हो जाएगा मेरे भाई 6p बराबर हो जाएगा 6 - 12, तो p बराबर मेरे भाई -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा था k अनुपात p का मान क्या होगा, यानी k अनुपात p हो जाएगा मेरे भाई, k अनुपात p बराबर हो जाएगा, k का मान कितना, -14/3 रेशियो -2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे भाई ये 2 7 बार में काट देंगे तो 7 अनुपात ये 3 उधर चल जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा क्या, k अनुपात p का मान, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, और ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन डालने लगा एसएससी, ठीक है ना। तो देखिए 14 परमिटेशन 3 का मान आपसे पूछ रहा हूँ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है, जब आपसे n परमिटेशन r का मान पूछे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई फैक्टोरियल n -r होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, बहुत ही अच्छा, बार बार पूछा जाता है और अच्छा है। तो अब यहाँ पर देखिए 14 परमिटेशन कितना पूछ रहा है, 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 14/14 - 3, तो फैक्टोरियल 14/फैक्टोरियल 11। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 14 × 13 × 12 × फैक्टोरियल 14/फैक्टोरियल 11, ठीक है ना, सॉरी ये फैक्टोरियल 11 होगा, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा। अब 14 × 13 × 12 करेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, 14 × 42, 14 हो जाएगा 2 8 1 × 12 करेंगे 4 18 दूनी 36 182, तो हो जाएगा 4 ये 8 ये 1 ये 2 हो जाएगा 2184 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन में ये सीखने को मिला, ठीक है ना, लिख लीजिए। साथियों देखिए क्वेश्चन आया है, और इस सेट में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है। यदि 1/a 1/b और 1/c जो है ना समांतर श्रेणी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपसे पूछ रहा है ए बी और सी के बीच रिलेशन क्या है वो एस्टेब्लिश करना है। तो हम जानते हैं जब कोई जो है नंबर एपी में रहता है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म बराबर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसी तरीके से बराबर सभी होता है, यानी कॉमन डिफरेंस सभी का बराबर होता है।
तो हम 1/b माइनस 1/a बराबर 1/c माइनस 1/b लिख सकते हैं ना। d तो बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस तो यही है, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका भी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कॉमन डिफरेंस यही तो होता है और सभी आपस में बराबर होता है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, a माइनस बी बटे ए बी होगा बराबर b माइनस सी बटे बी सी। अब b भी कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे b माइनस सी बराबर a बटे c, ठीक है ना। तो बस यही आपसे पूछ रहा था, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। आप इसको चाहे जिस आंसर और अलग फॉर्म में पूछे तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, जिससे देखिए AC माइनस बी सी बराबर AB माइनस AC हो जाएगा। तो यहाँ 2AC बराबर AB प्लस BC होगा, तो AC बराबर क्या होगा मेरे भाई, AB प्लस BC अपॉन 2। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि ऑप्शन रहना चाहिए इसी फॉर्म में, लेकिन दिया हुआ यही तक छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देना चाहिए था, लेकिन जो भी है जैसे ऑप्शन रहेगा उस अनुसार हमको आंसर देना, ठीक है ना। साथियों, आज के क्लास का एक और लास्ट क्लास आपके क्वेश्चन लाने वाले हैं, और आखिरी बार बोल रहे हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। यदि पसंद आ रहा तो हम 100% एफर्ट लगा रहे हैं, और आपको भी चाहिए कि कम से कम एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। साथियों, आज के क्लास का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सवाल है। बोला किसी राशि पर जो है साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में, है ना, उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट जो मेरे भाई प्रिंसिपल से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, कितने वर्षों में, 30 वर्षों में, जब 4% वार्षिक दर से ब्याज लेता है। तो यदि 100 रुपया ये प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपया होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, x प्लस 120 बराबर x इंटू, अब रेट कितना है, 4 इंटू टाइम 30 वर्ष बटे 100, ठीक है ना। 1 0 1 0 2 5, ठीक है ना। तो 6x/5 हो जाएगा मेरे भाई, और ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x/5 हो जाएगा बराबर 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 गुने 5 बराबर 600, क्या हो जाएगा, 600 रुपया। और ये क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछ रहा था, वह राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है, तो 600 रुपया। साथियों, आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन का ये जो है पार्ट 2 था। यदि आपको पसंद आया है मेरे समझाने का तरीका, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में जो है वो शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर खुद को इम्प्रूव करें, और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला कर दें आपके सामने, ट्रिक दें, लॉजिक बताएं, जो हम ये सब क्वेश्चन जो है आपको जब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तो आप खुद ट्रेंड हो जाइए और हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है ना। तो आज तक यहीं रहने देते हैं साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।